स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक कुमार SRS। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन। उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आराम से इसको बार बार समझना कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ लिया था, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में कि सॉल्ट ब्रिज के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो राइट डाउन द हेडिंग है आपकी कंडीशंस ऑन द, हेडिंग डालिए कंडीशंस ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, स्पेलिंग गलत हो गया है, हाँ, कंडीशंस ऑन द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, बस सॉल्ट ब्रिज के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो पहला जो पॉइंट है आपका, पहली कंडीशन है जो आपकी आयनिक मोबिलिटी। क्या है? आयनिक मोबिलिटी ऑफ द कैटायन and anion should be same, so that both half cell means एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, दोनों का बात कर रहा है। बोथ हाफ सेल्स solution neutralize simultaneously। बात समझे? आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए कैटायन और एनायन की। क्यों? क्योंकि जो आपका एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल है वो सेम टाइम पे न्यूट्रलाइज हो, एक ही साथ न्यूट्रलाइज हो। देखो आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, जरा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों को अभी यही क्लियर नहीं हो कि आयनिक मोबिलिटी होती है क्या। देखो अगर हम आयनिक मोबिलिटी की बात करें, चलो छोटी सी हेडिंग डाल लो इसमें, आयनिक मोबिलिटी ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो तो आयनिक मोबिलिटी बेसिकली होती है डिस्टेंस traveled by an ion per unit time under the influence of an electric field having potential स्पेलिंग गलत हो रहा था, पोटेंशियल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट। बात समझे कि नहीं? बेसिकली ये बता रहा है कि आयनिक मोबिलिटी जो होती है कैटायन और एनायन की, या फिर कोई भी आयन पर यूनिट टाइम में
किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या उसके इन्फ्लुएंस में जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, आयनिक मोबिलिटी। समझ में आ रहा? तो बेसिकली आयनिक मोबिलिटी ये होती है कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। तो देखो आयंस बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि दोनों आयंस की मोबिलिटी एकदम सेम होनी चाहिए, ताकि मान लो एनोड की तरफ जा रहा है वो जल्दी पहुंच गया, कैथोड की तरफ देर में पहुंच गया, तो जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो अलग अलग टाइम पे होगा, एक साथ नहीं होगा, साइमल्टेनियसली नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ द कैटायन एंड अनायन शुड बी सेम सो दैट बोथ हाफ सेल सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज साइमल्टेनियसली। तो आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए कैटायन एंड आयन की, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो एक चीज और इसमें बता दें, जो आयनिक मोबिलिटी होती है अगर कैटायन में देखी जाए तो सबसे ज्यादा होती है H+ आयन की। किसकी होती है? H+ आयन की जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, किसमें? कैटायन में। अगर एनायन में सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी देखी जाए तो OH- की सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होती है एनायंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट जो है आपका कंडीशंस में इलेक्ट्रोलाइट के, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आयंस ऑफ द ions of the electrolyte of the salt bridge should not react with any of the half cell electrode or electrolyte। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो हमें हमेशा ऐसा वो लेना है इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयंस ना तो आपके जिस मटेरियल का आपका इलेक्ट्रोड है, कैथोड या एनोड है, उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। केसी मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है किसका, सॉल्ट ब्रिज का, वो किसी भी ना तो एनोड या कैथोड के साथ रिएक्ट करना चाहिए, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट है एनोड या कैथोड में उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? ये दोनों चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वही बोलते हैं तो नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, किसके लिए? सॉल्ट ब्रिज के लिए। जैसे हमने वहां पे जो हमने लास्ट लेक्चर में जो इलेक्ट्रोलाइट जो बनवाया था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया था हमने KCl यूज किया था, क्योंकि KCl ना तो जिंक के साथ रिएक्ट करता है, ना फिर ZnSO4 के साथ रिएक्ट करता है, ना कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, ना कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। अगर मान लो यही KCl अगर हम जब हमारे इलेक्ट्रोड Ag के हों, मतलब अगर Ag का हमारा इलेक्ट्रोड हो, सिल्वर का अगर इलेक्ट्रोड हो, तो सिल्वर के साथ हमारा Cl- रिएक्ट कर जाएगा और AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा। इसीलिए जब भी सिल्वर का इलेक्ट्रोड होगा तो हम लोग KCl इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेंगे, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो ना तो सिल्वर के साथ रिएक्ट करे, ना उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूशन में उसके साथ भी रिएक्ट ना करे। तो वही है, तो लिख लो KCl can't used in case of Ag electrode because it will react with Ag+ ion
and form white precipitate of AgCl। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको भी पता है AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट होता है। और अगर ये Ag, मान लो Ag प्लस हमारे तो एनोड या कैथोड में प्रोड्यूस होगा या होगा अवेलेबल, और Cl माइनस आ गया कहाँ से? सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट से, KCl से। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे? AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो हमारा जो बेसिकली जो हमारा जो सेल है वो काम करना ही बंद कर देगा, काम ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का। ओके, क्लियर हो गया? तो आई थिंक ये थी हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि हम लोग कैसा वो लेंगे, सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो पहला आयनिक मोबिलिटी देखेंगे, दोनों की बराबर होनी चाहिए। दोनों जो मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसमें कैटायन और एनायन की वो आयनिक मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए। और जो सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसका कोई भी आयन, कैटायन या एनायन, ना तो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करा है और ना फिर इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करा है। समझ में आ गया? तो हम लोग ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे सॉल्ट ब्रिज में। तो ये दो कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनको हम ध्यान में रखेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो, अभी तक हमने इलेक्ट्रोड के बारे में मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पता कर लिया, क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करता है, सॉल्ट ब्रिज क्या यूज है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या क्या है, और सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो कैसा होता है। ठीक है, इतना समझ लिया है। अब हम लोग एक नया टर्म सीखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग एकदम ध्यान से समझते हैं, आराम से। तो देखो, पहले लिख लेते हैं फिर लिखते हैं। लिखो, वेन एवर any metal rod is dipped into the solution of own आयंस। मतलब समझे बेटा? इसका मतलब है कोई भी मेटल रॉड जब उसके खुद के सोल्यूशन में डिप होती है, जैसे जिंक की रॉड ZnSO4 में, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में, सिल्वर की रॉड सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर सल्फेट, जो भी उसका सोल्यूशन होगा, उसमें जब डिप की जाती है, ध्यान रखना एकदम, जब डिप की जाती है, देन डिपेंडिंग अपॉन the magnitude of the two opposite tendencies, that is solution pressure and osmotic pressure। Three possibilities में occur। देखो, ये बता रहे हैं कि जब भी कोई मेटल रॉड उसके खुद के सोल्यूशन में डुबाई जाती है, ठीक है, तो दो टेंडेंसीज काम करती हैं, एक तो सोल्यूशन प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सोल्यूशन प्रेशर बेसिकली होती है टेंडेंसी ऑफ मेटल कन्वर्ट इनटू आयन।
मतलब मेटल की कितनी टेंडेंसी है कि वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इतना समझ लो, बस इतना ही ध्यान रखो, आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है टेंडेंसी ऑफ आयंस टू कन्वर्ट इनटू मेटल। उल्टा है, मेटल से आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को सॉल्यूशन प्रेशर करते हैं, और आयन की मेटल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को ऑस्मोटिक प्रेशर से डिफाइन करते हैं। वो सब छोड़ो, बात की बातें हैं। तो देखो, अब तीन टेंडेंसी, इन टेंडेंसीज के अकॉर्डिंग तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या चीजें होंगी वो हम बात करेंगे। देखो, जब भी मेटल रॉड को उसके सोल्यूशन में डिप करोगे तो अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ टेंडेंसी, दो टेंडेंसी सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला तो हो सकता है आपका वेट ऑफ रॉड, अगर डालेंगे तो देखो पहले क्या हो जाएगा, वेट ऑफ रॉड क्या हो सकता है, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा हो सकता है आपका वेट ऑफ रॉड डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरा हो सकता है कि कोई चेंज ना आए, तो तीसरा हो जाएगा वेट ऑफ रॉड रिमेन सेम। तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ हम जितनी चीज बता रहे हैं उतना समझ जाओ कि अगर कभी भी किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डालते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सॉल्यूशन प्रेशर। क्या क्या हो सकती हैं? वेट ऑफ रॉड इंक्रीज हो सकता है, वेट ऑफ रॉड डिक्रीज हो सकता है, मेटल की रॉड है, ठीक है, एंड या वेट ऑफ रॉड वही रह सकता है, कुछ ना इंक्रीमेंट होता ना डिक्रीमेंट होता है। तो ये कब होगा, कब घटेगा, कब बढ़ेगा, कब सेम रहेगा, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हमने बता दिया था आपको क्या कि सॉल्यूशन प्रेशर होता क्या। देखो इतना ध्यान करो, सॉल्यूशन प्रेशर जो आपका है, सॉल्यूशन प्रेशर वो आपका जो है, आप एसपी लिख लो यहाँ पे ताकि आगे हमें, तो सॉल्यूशन प्रेशर जो आपका होता है बेसिकली, सॉल्यूशन प्रेशर जो है टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट आयंस। बस कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस आप यही ध्यान रखना और कुछ भी ध्यान ना रखना। सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आपने सॉल्यूशन चैप्टर में हमें पता है, पढ़ रखा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर रियल में क्या होता है। आप इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नजरिए से बस इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। सॉरी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको लिखना हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर होगा तो क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ आयंस, किसकी, आयंस की टेंडेंसी है टू कन्वर्ट मेटल। तो समझ गए, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर किसी में है तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर्टिकुलर क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि आयंस मेटल में कितना ज्यादा कन्वर्ट होना चाहेगा, ये उसकी टेंडेंसी बताता है, ठीक है। जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा आयंस जो है मेटल में कन्वर्ट होना चाहेगा, जितना ज्यादा सॉल्यूशन प्रेशर उतना ज्यादा मेटल आयंस में कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है। तो अब इन्हीं के केस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। तो देखो, अगर देखा जाए तो सबसे पहले वन बाय वन देख सकते हैं। केस वन देखते हैं। केस वन, जब आपका व्हेन जो सॉल्यूशन प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तब क्या होगा। तो देखो, जब सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तब इसमें क्या होगा, सो इन दिस केस मेटल हैज हाई टेंडेंसी, metal has high tendency to convert into ions। क्यों भाई, सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है। सॉल्यूशन प्रेशर का मतलब क्या है, मेटल आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा, और सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे मेटल जो होगा वो आयंस में कन्वर्ट होना चाहेगा। समझ गए, आयंस मेटल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि कम है ऑस्मोटिक प्रेशर किससे, सॉल्यूशन
प्रेशर से, बस इतनी सी बात है। अब जब ये होगा तो सो वेट ऑफ रॉड, अब देखो यहाँ पे मेटल जो है वो आयंस में कन्वर्ट होना चाहेगा तो वेट ऑफ रॉड क्या होगा, वेट ऑफ, भाई मेटल की रॉड होगी, अब वो आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा तो वेट ऑफ रॉड क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेस। ठीक है, और इस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड known as anode, this type of electrode is known as anode। ये बात समझे। अब क्या कह रहा है ये कि अगर सोल्यूशन प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो जो टेंडेंसी हो जाएगी मेटल की वो आयंस में चेंज करने की हो जाएगी। ठीक है ना। अब मेटल का रॉड आयन में चेंज होगा तो मेटल के रॉड का वेट डिक्रीज होगा, वेट डिक्रीज हो रहा, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एनोड पे होता है। तो इस टाइप की कंडीशन में हम लोग जो रॉड लेंगे वो एज ए एनोड एक्ट करेगी। ठीक है, या इस टाइप का जो इलेक्ट्रोड होगा, जो मेटल का इस टाइप का इलेक्ट्रोड होगा वो कैसा होगा, एनोड होगा, जिसका सोल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा ऑस्मेटिक प्रेशर से। तो इस टाइप के केस में हम लोग उसको एज ए एनोड यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो समझते चलो, मे बी 19-20 चीज़ें समझ में नहीं आ सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं क्लियर, तो अभी आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी ना। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कुछ भी नया नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, एक एक चीज़ आराम से समझो। इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, खुद लिखता हूँ ताकि आपको क्लासरूम वाला फीलिंग आ सके। ठीक है, तो ये हो गया केस 1। केस 1 समझ में आ गया। अब देखो, और एनोड की तरह एक्ट करेगा, और पता है एनोड का इलेक्ट्रोड जो होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, उस पर होता है निगेटिव चार्ज। एनोड के इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो उसका सॉल्यूशन होता है, एनोड का जो सॉल्यूशन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग केस 2 पे। केस 2 क्या होगा, केस 2 लिख लो। केस 2 में होगा व्हेन ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। इस केस में क्या होगा, तो देखो इस केस में हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आयन है वो मेटल में कन्वर्ट होना चाहेगा। आयन मेटल में कन्वर्ट होना चाहेगा तो वो कैसे की तरह, वो इलेक्ट्रोड किस तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली क्या होगा, जो आयन है वो किस में जाएगा, आयंस जो है वो किस में जाने चाहेंगे, मेटल में जाने चाहेंगे। और आयंस जब मेटल में जाएंगे तो क्या होगा, वेट ऑफ रॉड क्या होगा, वेट ऑफ रॉड इंक्रीज होगा, क्योंकि आयन मेटल में जा रहे हैं। और वेट ऑफ, और इस केस में क्या, ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा यूज करेगा, एज ए कैथोड यूज होगा। और कैथोड में आपका कैथोड पे इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज होता है, इसके इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। और सॉल्यूशन पे निगेटिव चार्ज होता है। आप आराम से लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात क्लियर है कि नहीं है, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिकली जब ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सॉल्यूशन प्रेशर से ज़्यादा होता है तो आयन मेटल में कन्वर्ट होना चाहेंगे, तो इस तरह में जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो एज ए कैथोड यूज होगा। और कैथोड वाला इलेक्ट्रोड हमेशा आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और सॉल्यूशन उसका जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब आ जाता है केस 3। केस 3 क्या है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर के बराबर होगा। तो देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में ना तो मेटल आयन में चेंज होना चाहेगा, ना आयन मेटल में चेंज होना चाहेगा। तो इस केस में
हम लोग बेसिकली ना तो एनोड का वेट बढ़ता है, ना तो एनोड वाली रॉड का वेट बढ़ता है, ना तो कैथोड वाली रॉड का वेट बढ़ता है। समझे? तो मतलब नो चेंज इन वेट ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ ए रॉड। ठीक, तो अगर हमारा चेंज नहीं हो रहा तो मतलब इस तरह के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड। बेसिकली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड कब यूज करते हैं? जब हमें बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना हो, बस हमें मेटल का ट्रांसफर नहीं करना हो, तो इस तरह का कब कब यूज करते हैं? इस तरह के इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। खाली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना हो, ठीक है, मेटल नहीं ट्रांसफर कराना हो, तो इस केस में हम लोग इस तरह का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कौन सा? इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, और हमारे नॉर्मली जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं जैसे कार्बन का, ग्रेफाइट का, ठीक है, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की, लेकिन अभी तक हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये पता नहीं चला। तो देखो, अब तुम बात समझो इधर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता, क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, ठीक है, भाई चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कुछ चार्ज सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब उस समय इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो लिख लो, इन द condition of equilibrium, in the condition of equilibrium there is some separation of charges, some separation of charges, and due to this charge separation a potential difference is developed। तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। देखो चार्ज सेपरेट होता है, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है जब हमारा एकदम स्टिल हो जाता है। इक्विलिब्रियम तो पता ही है ना, ठीक है। उस समय जो, तो जब इक्विलिब्रियम क्या आएगा, कुछ तो चार्ज सेपरेट हो ही चुका होगा, ठीक है। तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस उस चार्ज के सेपरेशन की वजह से होगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, डेवलप्ड, which is known as electrode potential। देखो परेशान ना हो, ठीक है, एक एक चीज हम इसीलिए बता रहे हैं। मे भी आपको कुछ समझ में ना आ सकता हो लेक्चर के टाइम, आप दोबारा जब इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। बाई चांस कोई चीज 19 आप पढ़ लो, हमसे डाउट पूछ लेना, आपको सब समझ में आएगा। जैसे का तैसा लिखा है वैसे ही के वैसा समझ लो, ठीक है। बस मैं इतना बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ गए क्या होता है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका रिडक्शन की वजह से डेवलप हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। अभी ये टर्म ध्यान कर लो, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन की वजह से अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन की वजह से डेवलप हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। चाहो तो ये पॉइंट लिख भी लो। इफ इट इज ड्यू टू, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू, इफ इट इज
एक मिनट, इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन then it is known as ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी, ध्यान रखना है इसको। एंड इफ इट इज ड्यू टू रिडक्शन पोटेंशियल, sorry, if it is due to reduction then it is known as reduction potential, RP। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, अगर ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन की वजह से हो रहा तो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना? तो अब इतना समझ में आ गया हमें कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। तो अगला हेडिंग डाल लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है आपका क्या? नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, और उसके आयंस एंड इट्स आयंस। तो देखो अब डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या कौन सा मैटर है या उसके आयंस कैसे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर, एक मिनट, अगर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए अगर Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरा होगा। अगर आपका Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरा होगा। और अगर हमारे पास जिंक है, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरा होगा। तो डिपेंड करता है कि हम किस मैटर का यूज कर रहे हैं या कौन से उसमें आयंस हैं। ठीक है, आयंस और हम लोग मेटल पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है कैसा है, तो उस पे ही हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिपेंड करता है। तो ये समझ में आ गया, नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स आयंस। ठीक है बेटा, झेलना नहीं, झेलना तो पूछना जरूर। ओके, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, तो जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन कैसा है। ठीक है, जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन कितनी कम है या ज़्यादा है। अगर लिक्विड स्टेज, अगर गैसेज है, अगर गैसेज है तो प्रेशर कैसा है। तो प्रेशर इन केस ऑफ गैस, ये बाद में बात डिस्कस करेंगे कि गैस कैसे यूज होती है, वो अलग बात है। बस आयंस का हम लोग कंसंट्रेशन तो डिपेंड करता है। अगर मान लो उस केस में गैस का यूज हो रहा है तो हम लोग उनका प्रेशर ये देखेंगे। ठीक है, एंड थर्ड जो आपका फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर क्या है। तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। आराम से इसको समझ लेना। ठीक है, ये सब थ्योरी पार्ट था, सिर्फ आपको हर एक चीज वैसे ही पढ़नी है, वैसे ही समझनी है और वैसे ही याद करनी है। अब आगे का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह वेरी करता है कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। ओके, और ये सब, ये जो वेरिएशन हम लोग पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन के अंडर पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो डाल लो हेडिंग, वेरिएशन ऑफ
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल variation of electrode potential with concentration and temperature। इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में आने का चांस होता है। बोर्ड का बात कर रहा हूँ, और जेई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जेई हो या नीट हो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये आपका। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नस्ट इक्वेशन, NERST, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग बेसिकली डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे आई कहाँ से, हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं कैसे वेरी करता, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो हमको पता है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमें कहाँ से पता होगा, चलो छोड़ो। अगर हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा बहुत याद होगा, चलो आपने नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा बहुत तो याद होगा ही होगा। नहीं याद है तो ये ध्यान रख लो, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स मुझे ये पता है डेल्टा जी जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। याद आ गया है तो ठीक है, नहीं याद आया तो याद कर लो। ठीक है, ये चीज याद कर लो कि थर्मोडायनेमिक्स से ही ये सारी चीजें हमें पता चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के हमें थर्मोडायनेमिक्स जिसने पढ़ा होगा तो ये हमें पता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा डी जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है सर, चलो मैं बता दे रहा हूँ डेल्टा जी का। तो जो डेल्टा जी आपका होता है, डेल्टा जी आपका होता है, डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट एनी कंडीशन। ठीक है, एट एनी कंडीशन। तो ये हो गया डेल्टा जी। तो डेल्टा जी नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये आपको पहले से ही पता होता है या फिर ये गिवन होता है डेल्टा जी नॉट। आर क्या होता है, आर आपको पता होगा पहले से ही, क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये भी पता है आपका। ठीक है, टी क्या है आपका, टी आपका होता है आपका बेसिकली टेम्परेचर, जो जनरली हम लोग केल्विन में लेते हैं। क्यू क्या है इसमें, क्यू आपका है रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट आपने टर्म पढ़ा होगा कहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट किसके बराबर होता था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद है, नहीं याद है तो ध्यान कर लो। ठीक है, कोई टेंशन ना लो। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो हमारा डेल्टा जी होता है वो जीरो हो जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है, और जो कोसेंट होता है वो आपका के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बात याद रख लो, ये सब थर्मोडायनेमिक्स से आया हुआ है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। अगर देखो डेल्टा जी जीरो हो गया, क्यू आपका के इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डेल्टा जी हो गया जीरो, जीरो इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, जीरो इक्वल टू हो जाएगा जी नॉट किसके, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू किसके बराबर हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो यहां से हमें मिल गया डेल्टा जी नॉट जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, -2.303 RT लॉग
के इक्विलिब्रियम। देखो जिनको 11th का नहीं याद हो रहा या नहीं समझ में आ रहा या नहीं पता है, कोई टेंशन ना ले, जैसी चीजें हम बता रहे हैं वैसे ही तो ध्यान रख सकते हो ना। कि देखो हमने इसीलिए बताया डेल्टा, ये पूरी इक्वेशन क्या है, हर टर्म का मतलब क्या है, तो अब इतना तो पता हो ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और इक्विलिब्रियम पे आपका डेल्टा जी जीरो होता है, तो और डेल्टा जी जीरो होता है, और उस समय जो क्यू होता है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, जो डेल्टा जी नॉट हमारा वैल्यू है वो -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करें वर्क डन की, तो देखो वर्क डन, देखो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, क्या होगा, सिस्टम के द्वारा जो यूजफुल वर्क होता है वो क्या होता है, अगर याद हो ध्यान से तो ध्यान करो, गिव्स फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीज आएगा, तो जो यूजफुल वर्क होता है सिस्टम के द्वारा वो होता है डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो जो डेल्टा जी में जो डिक्रीमेंट आएगा उसी को ही हम लोग जो सिस्टम का यूजफुल वर्क होता है उसको कहते हैं। देखो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ना जेई मेंस में, ना नीट में, ना बोर्ड में, बस लेकिन समझो कि कैसे ये डेराइव हुआ है, परेशान मत हो। ठीक है, आपको अल्टीमेटली याद फार्मूला ही करना है, लेकिन ये आया कहाँ से हम वो बता दें, हम डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकते थे। तो देखो अब यहाँ पे यूजफुल वर्क क्या है, यहाँ पे जो यूजफुल वर्क है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है। कौन सा वर्क है, ई मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क ही आपका यूजफुल वर्क है, और वो किसके बराबर होगा, चेंज इन डिक्रीमेंट ऑफ चेंज इन डेल्टा जी। तो माइनस साइन दिखा रहा कि डेल्टा एनर्जी, डेल्टा जी में कितना डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है ना, और आपको पता है इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है आपका, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या बचपन में भी 10th क्लास वगैरह में भी पढ़ा है। ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क। ओके, तो ये चीजें हमें क्लियर हो गई। तो अब हम लोग क्या ये समझ गए ना, तो अब हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट एनएफ चार्ज, एनएफ चार्ज, एन मतलब एनएफ चार्ज मतलब चार्ज का यूनिट है, एम क्या आपका फैराडे है, तो लेट एनएफ चार्ज इज फ्लोइंग द सेल having potential difference, having potential difference E। तो अगर हमारे पास जो चार्ज है वो NF है, ठीक है, N फैराडे है या NF चार्ज है, F मतलब फैराडे। आपको भी पता होगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे। 1 फैराडे मीन्स 96,500 कूलाम। ठीक है ना, तो ये वही वाला फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि n फैराडे चार्ज फ्लो कर रहा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल्टा ई है। तो आपका वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई हो जाएगा आपका, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, तो चार्ज कितना है NF, पोटेंशियल कितना है E, तो क्या हो जाएगा आपका जो वर्क डन होगा इस केस में, तो वर्क डन आपका जो इस केस में आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा आपका क्या, NFE। क्या हो जाएगा, NFE। किस केस में, इस केस में, जहाँ N आपका क्या है, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर F मतलब 96,500 और E मतलब आपका पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अगर वर्क डन ये हो गया, तो अगर हम बात करें, ये तो नॉर्मल वर्क डन हो गया, मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, मैक्सिमम वर्क डन का बात करें, मैक्सिमम वर्क डन, तो आपको ये देखो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बस। मैक्सिमम वर्क डन हो जाएगा आपका, चार्ज तो आपका है ना, जो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं E नॉट या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है,
तो इसको हम लोग कुछ ये हो गया हमारा मैक्सिमम वर्क डन। ये सब आते हैं 1 मार्क्स में क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना। अब देखो एक बात और, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? निगेटिव डिक्रीज इन चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? तो गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा? -NFE। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो हमेशा ध्यान रखना, जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होगा वो आपका निगेटिव ऑफ वर्क डन होगा, तो -NFE। तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट आपका कितना हो जाएगा? -NFE नॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा जी नॉट। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। ये सारे फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, तो ये सारी क्लियर हुई। देखो हुआ क्या था कि हमने मान लिया, देखो हमारा वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो हमने मान लिया NF चार्ज है, ठीक है, और पोटेंशियल कितना है हमारा? E है। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? NFE हो जाएगा। और वर्क डन होता क्या है? डिक्रीज इन चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस वर्क डन। बात समझे? तो क्या हो जाएगा? NFE। ओके। और मैक्सिमम वर्क डन क्या हो जाएगा? जो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो होता है उसको बोलते हैं E नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एंड डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा E की जगह, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे देखो, तो अब ये जो सारी वैल्यू आई हैं, इन सारी वैल्यूज को हम लोग कहाँ रखेंगे? डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कहाँ रखेंगे? जो हमारी स्टार्टिंग में इक्वेशन आई थी, कौन सी थी? पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, कौन सी थी? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। यही ना थी इक्वेशन? यही ना थी? ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। तो देखो इसमें जब पुट करेंगे तो क्या आएगा? इसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? डेल्टा जी क्या आया? -NFE। और डेल्टा जी नॉट क्या आया? -NFE नॉट, ठीक है, प्लस 2.303 RT log Q। और Q की वैल्यू क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से समझना ये बात को, ठीक है। अगर हम NF से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सॉरी डिवाइड करा दें पूरी इक्वेशन को NF से या -NF से करा दें, तो क्या हो जाएगी हमारी? E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कब हुआ? डिवाइडेड बाई माइनस NF, ठीक है। -NF से इसको हमने डिवाइड कराया, किससे? -NF से, ठीक। तो हमारी ये इक्वेशन, अब हमको यही वाली इक्वेशन याद रखनी है। ये अभी तक जो कर रहे थे ये आपको, यही आपकी जो मेन नर्स इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम इस पे ध्यान देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब तो हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको पता है सारे टर्म का मतलब। E आपका यहाँ पे क्या है? E आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है? E आपका, ध्यान से सुनना, आप यहीं से समझना शुरू कर दो। अभी तक ठीक है, मे भी आपको 19-20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इक्वेशन जरूर समझनी है। यही आपकी नर्स इक्वेशन है, यहीं से आपका मेन ये है, ठीक है। अब बाकी सारी जो इक्वेशंस आती हैं यहीं से आती हैं। तो E का है आपका? E है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
एट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन दी हो उस पे आपका ई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और ये वेरिएबल होती है, ये क्या होती है, वेरिएबल होती है, और इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाती है। इट्स वैल्यू कैलकुलेटेड इन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सीधे आती कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। ये ज़्यादातर अगर इससे क्वेश्चन आता तो ऐसे ही पूछता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, ठीक है। अब आपका क्या आ गया, ई नॉट। ई नॉट आपका क्या है, ई नॉट जो है आपका, ई नॉट आपका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। अभी हम स्टैंडर्ड कंडीशन बता देंगे क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसको एसईपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट को, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो इसकी वैल्यू होती है ये हमेशा दी गई होती है, ये कांस्टेंट होती है। तो लिख लो इट्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है, एंड वैल्यू इज गिवन इन प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू प्रॉब्लम में दी जाती है या प्रॉब्लम में ही होती है, ठीक है, वहां से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गई। एन क्या है आपका, एन यहां पे है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये भी हमें पता होगा, क्या होगा, नोन होगा। ओके, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब यूज करेंगे, जब हमारा सेल पूरा होगा, कंप्लीट होगा, एनोड भी होगा, कैथोड भी होगा। जब हमारा सेल कंप्लीट होगा तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखें फॉर कंप्लीट सेल, फुल सेल के लिए। और जब आपका हाफ सेल होगा, हाफ सेल बेसिकली लॉस कब होता है, एनोड पे लॉस होता है, तो जो आपका सिर्फ एनोड हाफ सेल होगा। ये सब क्या होता है हम बताएंगे, एनोड हाफ सेल होगा या सिर्फ हाफ सेल होगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस देखेंगे, एन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। अगर हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम लोग कैथोड हाफ सेल हमको दिया गया है तो हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो ये सारी बात हम आगे समझेंगे। कैथोड जब हाफ सेल होगा तब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो समझ गए। तो ई का मतलब क्या है, ई नॉट का मतलब क्या है, और यहाँ पे एन का मतलब क्या है, बाकी आपको पता ही है। पी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी आपका क्या है, टेम्परेचर। एफ क्या है आपका, एफ फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96,500। 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ओके, ये चार्ज है। तो इतना वैल्यू, इतना सब क्लियर हो गया। अब एक चीज और हम देख लेते हैं, एक चीज क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो कौन कौन सी हैं, जरा बार बार स्टैंडर्ड आ रही। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कौन कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन देखेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा क्योंकि हम बीच में रोक नहीं सकते, हम पूरा आपको नष्ट इक्वेशन हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो परेशान ना होना, आराम से लो। तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं वो कौन सी होती हैं। अगर आयन की स्टैंडर्ड कंडीशन हो, आयन की कंसंट्रेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, और ये जो ब्रैकेट होता है वो साइन होता है कंसंट्रेशन का, तो हमेशा क्या लेंगे, 1 मोलर लेंगे। अगर कंसंट्रेशन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखी जाए तो 1 मोलर। अगर गैस का प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो मान के चलते 1 बार या फिर 1 ATM, ठीक है ना। और जो टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग लेते हैं 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो कंडीशन है ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो सारी बात हो गई। अब
अगर हम क्या करें, हमारी जो नर्स इक्वेशन आई थी क्या आई थी, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही आई थी ना। अब देखो हमें पता है 2.303 आर और एफ आपका कांस्टेंट है, और अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे ठीक है नस्ट इक्वेशन कैलकुलेट करें तो हमारा वैल्यू हम निकाल लेते हैं किसका, 2.303 आर टी अपॉन एफ हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर वैल्यू देखें तो 2.303 आर का वैल्यू स्टैंडर्ड पे हम लोग क्या लेंगे 8.314, ठीक। आर का वैल्यू तो कांस्टेंट ही होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये कब लेते हैं, जब हम लोग वैल्यू जूल में हो, ठीक है। और जो टेम्परेचर होगा हमारा क्या होगा 298 केल्विन, बेसिकली 298 केल्विन टेम्परेचर पे या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो एफ की वैल्यू क्या है आपकी 96,500। जब ये कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू पूरी आएगी हमारी 0.059, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0.059 आ गई। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू 0.06 भी ले सकते हैं। तो अब अगर हम नस्ट इक्वेशन अगर बोला जाए कि रूम टेम्परेचर, तो हम लोग जो बुक्स में हमें इक्वेशन लिखी मिलती है वो ये वाली लिखी मिलती है, कौन सी, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमें बुक्स में मिलती है, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन कब है, जब टेम्परेचर हमारा कितना है, जब टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है या 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इक्वेशन हमको मिलती है जब टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर नहीं दिया होता, ये जब टेम्परेचर की बात नहीं होती है, तो हम मान के चल रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में या फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ध्यान रखना नस्ट इक्वेशन आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर वेरी करवा रहा है तो हम लोग ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। बात समझे कि नहीं, जो बुक्स में दी जाती है वो ये वाली दी जाती है। तो यही पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर भी दिया गया हो और आप फिर ये इक्वेशन लगाओ और आप गलत कराओ, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट इसके पीछे। अब देखो अगर हम बात करें आगे, एक मिनट, तो हमें जो इक्वेशन मिली है अब जो हमें याद रखनी है, जो हमारी बुक्स में है, ठीक है, E इक्वल टू NCERT में बेसिकली है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ये मान लें हम लोग y, ई नॉट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा c, ठीक है। और लॉग के टर्म में अगर इसको हम लोग x माने, क्या माने x, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए किसका लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो ये कैसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आपका आएगा बेटा जी स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू क्या होगा mx प्लस सी, जहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप आपका निगेटिव है। तो कुछ ये ग्राफ आएगा इस तरह से, स्ट्रेट लाइन है, हम स्ट्रेट नहीं खींच पाए, ये हमारा गलती है, ठीक है ना। और जहाँ कट करेगा ये पॉइंट होगा ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका स्लोप कितना होगा, अगर इसका स्लोप देखा जाए, इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा
इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.059 अपॉन n। ठीक है ना, ये, और ये हो जाएगा आपका थीटा एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई आपका नस्ट इक्वेशन के बारे में। ध्यान रखना, आपको क्या याद रखना, क्या बुक में दिया गया आप अपने आप समझ सकते हो। इस जो अपना नीट का तैयारी, जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनके लिए सिर्फ इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जो फार्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। और जो एडवांस के लिए सोच रहे हैं, जो एडवांस, तो वो सब समझ लें। देखो याद नहीं करना कुछ, आपको सिर्फ इतना ध्यान देता है कि चीज़ें वेरी कहाँ कर रही हैं, कहाँ पे, कहाँ से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो लास्ट है आज, तो लिख लो आखिरी में, क्या ये जो नस्ट इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन कैन बी एप्लीकेबल फॉर कंप्लीट सेल। ये कंप्लीट सेल के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, एनोड हाफ सेल के लिए भी एप्लीकेबल है, जो हाफ सेल होते हैं, एनोड हाफ सेल, और कैथोड हाफ सेल के लिए भी एप्लीकेबल है। तो तीनों टाइप के सेल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे कि एनोड हाफ सेल्स होते क्या हैं, एनोड हाफ सेल क्या है, कैथोड हाफ सेल क्या है, और फुल सेल क्या है, सेल्स के बारे में जानकारी करेंगे। आज हमने जो सीखा है वो हमने नस्ट इक्वेशन के बारे में पूरा सीखा है। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा है, तो आराम आराम से करना, जो चीज़ समझ में ना है पूछना जरूर, और एक एक चीज़ ध्यान से समझने का कोशिश करना, और नोट हर एक चीज़ करना। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपके सेल्फ मेड नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके नीट में, जेईई मेंस में और बोर्ड में बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूँ। चलो ठीक है, 99.99% बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब खुश? ओके, थैंक यू क्लास।